अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े थे, जिसमें हमने 3 तरह के एटॉमिक रेडियस को डील किया था। जिसमें जो सबसे पहला एटॉमिक रेडियस था वो वैन डर वाल रेडियस था, वैन डर वाल रेडियस। और नंबर 2 पे जो रेडियस था वो था आयोनिक रेडियस। और इसके साथ जो नंबर 3 का पे जो रेडियस था वो था कोवेलेंट रेडियस। आज का लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस का दूसरी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है और वो किस तरह से दूसरी प्रॉपर्टीज़ के साथ लिंक्ड है। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको डील करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ से आगाह करना चाहता हूं, ताकि वो आपको टॉपिक को समझने में काम आए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक फ़ोर्स है जिसकी मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि ये किस तरह की फ़ोर्स है। मिसाल के तौर पर ये आपका एटम है जिसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड मौजूद है। तो ये जो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो वो इस तरह से होगी, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग the electron cloud। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इसकी इन्वॉल्व हो जाती है जिसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और अगर आयोनिक बॉन्ड है तो वो किस तरह से करेगा। तो ये बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ खींचता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो फोर्स होती है हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है साइज़ ऑफ एटम, कि एटम का साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या असर होगा, और अगर एटम का साइज़ है वो कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर क्या होगा। तो स्मॉल साइज़ अगर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ क्यों होगी? क्योंकि जो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसी के साथ अगर साइज़ लार्ज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी। तो इसका हम ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें एटम्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो किया गया है। अब इसमें आप सबसे पहले देख लें हाइड्रोजन की लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि 0.98 है, और लेफ़्ट से राइट की जानब वो मुसलसल इंक्रीज़ होती जा रही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है फ्लोरीन की। तो हमने पिछले लेक्चर में भी हमने डील किया था कि जो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम होता है। उसकी वजह यही होती है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में। तो और इसका जो वैन डर वाल रेडियस होता है वो भी सबसे कम होता है। तो इसी के साथ अगर हम इसका जो भी पीरियड है उसमें देखेंगे तो वो जो ट्रेंड है वो वही रहेगा कि लेफ़्ट टू राइट जो होगा वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। और इसी के साथ सिवाय जो नोबल गैसेस हैं उनके, क्योंकि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इनके जो ऑक्टेट रूल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये किसी भी एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो अगर हम इसी को ग्रुप्स में देखेंगे कि ग्रुप्स में इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका क्या असर होता है, तो उसमें ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। उसकी वजह क्या है
क्योंकि जब भी हम एक ग्रुप के पहले मेंबर से दूसरे मेंबर में जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा शेल इंक्रीज़ हो जाता है और जो साइज़ ऑफ एटम होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। साइज जो एटम का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसके साथ साथ जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रॉन का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? ये ऐसा इफेक्ट होता है जो कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके नतीजे में जो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस होता है वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर कम हो जाता है और इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शॉर्टली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है और पीरियड में राइट टू लेफ़्ट भी डिक्रीज़ होती है और इसी के साथ राइट टू लेफ़्ट पीरियड में इंक्रीज़ होती है। अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम उसको स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा ओरिजिनल टॉपिक था जिसको हमने आज पढ़ना था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी चूँकि नाम से ज़ाहिर है ये क्या करेगी, एटम को आयोनाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी उनमें से आयंस कब बनते हैं? जब किसी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ एटम, ठीक है। तो इसका जो आप दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इसकी डेफिनेशन करें तो इस तरह से बनेगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक एटम है जिसको हम हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं जिसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करना है, यानी हमने उसको रिमूव करना है। तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें दरकार होगी हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसके साथ साथ हम इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी डेफिनेशन में हम आइसोलेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आइसोलेटेड से मुराद क्या है कि जो आपके पास जो एटम होना चाहिए वो सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे हाइड्रोजन, चूँकि जो हाइड्रोजन गैस है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी की यही शर्त है कि जो एटम होता है वो आइसोलेटेड होता है, अकेला होता है और गैसियस फॉर्म में होता है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए होती है हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन था वो हमने निकाल लिया है, अब हम कोई ऐसी मिसाल लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हों जिनको हम उसमें से निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम सोडियम की मिसाल ले लेते हैं। हम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द जो पहला शेल होता है उसको मैंने आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसके साथ जो दूसरा शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 2 और 8 10। अब कितने बच गए? बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये क्या हो गया? उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद यही है कि हम इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा हम उसको नॉक ऑफ कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी दरकार होती है वो होती है 496 किलोजोल पर मोल। किलोजोल पर मोल जो है वो इसकी एनर्जी मेजरमेंट करने का एक यूनिट है और इसी यूनिट में हम इसकी जो एटम्स की एनर्जी होती है उसको मेजरमेंट करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमने इसका क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका पूरा का पूरा शेल वो भी रिमूव हो गया। अब हम अगर इसी में से इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है हम उसको निकालेंगे तो हमें उसके लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। ज़्यादा एनर्जी क्यों दरकार होगी? क्योंकि हम उस एनर्जी को सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला था और उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हम उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होगी आयनाइजेशन एनर्जी हम उसको I1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सेकंड
आयनाइजेशन एनर्जी है हम उसको I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन चूँकि अब निकालना है। अब हम आप देख सकते हैं कि जो आखिरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसको निकालने के बाद अब जो एटम है उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया है। अब एटम का साइज़ चूँकि डिक्रीज़ हो गया है तो इसके साथ जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये एटम क्या बन जाएगा, केटाइन बन जाएगा। किसी भी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो केटाइन बनता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो वो इनाइन बनता है। अब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ गई है तो इसके लिए हमें इसको निकालने के लिए जो एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 4560 किलो जूल पर मोल है, जो कि इसकी जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आप जैसे आप इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, और इसी तरह से चौथा, पांचवा, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। उसकी वजह यही है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फ़ोर्स बकिया इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाएगी। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो पीरियोडिक टेबल में क्या है। अब आप देख रहे हैं कि जो सोडियम है उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो 496 है, और इसी के साथ जो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो 4560 है। इसी के साथ मैग्नीशियम की भी इसी तरह से बढ़ती जा रही है। तो इसके साथ जब आप इसकी जो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी से कई गुना ज़्यादा होगी। इसकी जो वजह है वो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है जो कि 12 है। तो इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो पहली 2 आयनाइजेशन एनर्जी होंगी उसमें से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी दरकार नहीं होगी, क्योंकि इसका शेल जो है वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप इनर शेल में आ जाएंगे। जब आप इनर शेल में आ जाएंगे तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वो ज़्यादा होगी। अब इसमें जो टेबल आपके सामने दिखाया गया है, इसमें ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये इसी चीज़ को डिस्टिंग्विश कर रही है कि इसमें जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इसी के साथ अगर हम सल्फ़र का ले लें जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसके जो आखिरी शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इसमें जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, लेकिन जब उसके वैलेंस शेल में से 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और 7वां निकालेंगे तो उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। जो इसी के साथ अगर हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखें, जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका कुछ इस तरह से होगा। ये जो आपके सामने टेबल बना हुआ है ये बेसिकली एक पीरियड दिखाया गया है जिसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है, और इसकी वजह यही है कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फ़ोर्स बढ़ रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।